अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये पूरे प्रश्नावली का जान है। पूरे प्रश्नावली में सबसे अच्छा प्रश्न यही है और इसी के जैसा एक उदाहरण में दिया हुआ है। यहाँ पर 6 की घात n दिया हुआ है, वहाँ 4 की घात n दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को समझना और इसके साथ में तर्क, ये सभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस प्रश्न को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इस प्रश्न को समझ लिए तो इसके जैसे बहुत सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। उदाहरण का जो सवाल दिया है उसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बोला गया है इस सवाल में कि कोई संख्या है 6 और उसकी घात n ले लिया जाए। मतलब n का मतलब क्या है, कोई भी संख्या n प्राकृत संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 जितनी भी संख्या लिया जाए, तो क्या जो मान आएगा उसका इकाई का अंक 0 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि हम ऐसे देखें, सिंपल आपको समझने के लिए, कि यदि हम 6 की घात 1 रखते हैं, मतलब n का मान 1 रख देंगे तो 6 की घात 1 बराबर 6 आएगा। और जब 6 की घात 2 रख देंगे तो 36 हो जाएगा। और 6 की घात 3 रख देंगे तो 216 हो जाएगा। और 6 की घात 4 रखेंगे तो 1296 आ जाएगा। इसी प्रकार हम संख्या को बढ़ाते चलेंगे। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम n का मान, मतलब 6 की घात को हम जितना भी बढ़ा दें तो अंतिम में, मतलब इकाई के अंक में कभी भी 0 नहीं आता, ये हरदम 6 ही आएगा। तो सीधे सीधे इसका उत्तर तो हो जाएगा नहीं, कि n की ऐसा कोई मान नहीं है जहां पर 6 की घात n इकाई के अंक में 6 की घात n 0 में समाप्त हो। तो ये तो इसका सीधे सीधे उत्तर हो गया। तो हम इसको यहाँ से देख के बता सकते हैं कि इकाई के अंक में कभी भी, इकाई के अंक में हर समय 6 ही आएगा। ठीक है, उसका कारण क्या है कि जब हम 6 का गुणा करेंगे 6 से तो 36 आ जाएगा। और 36 में भी जब फिर 6 का गुणा करेंगे तो 6 छक्के 36 आ जाता है। तो इकाई के अंक में हरदम क्या होगा, 6 ही आएगा। ठीक है, अब इसका हमको तर्क देखना है कि तर्क में हमको क्या लिखना है। अब तर्क के हिसाब से हम ये देखें कि यदि किसी भी संख्या के इकाई में 0 कब आता है, तो जैसे मान लेते हैं 20 है, 110 है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 50 है, फिर इसके बाद आप ले लीजिए 30 है, कोई भी संख्या। अब जब हम इसका गुणनखंड करते हैं, मतलब ये जो संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, ये निश्चित रूप से 10 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, 10 से विभाजित होती है। मतलब 10 इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है ना, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यदि इकाई के अंक में 0 है तो वो निश्चित रूप से 10 से विभाजित होगा। और जब 10 से विभाजित होगा तो 10 किससे बना हुआ है, 10 बना है 2 से और 5 से। ठीक है, 2 से और 5 से मिलकर बना हुआ है। मतलब जब 2 के साथ 5 का गुणा होगा या 5 के साथ 2 का गुणा होगा तभी 10 आएगा, अन्यथा 10 नहीं आएगा। और जब 10 नहीं आएगा तो इकाई के अंक में 0 भी नहीं होगा। तो इकाई के अंक में यदि 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संख्या है, ये जो जितनी भी संख्या है, ये चूंकि 10 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब ये 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। ये बात समझ रहे हैं ना आप, कि यदि कोई भी संख्या 10 से विभाजित है तो इसका मतलब वो 2 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। दोनों से विभाजित होना जरूरी है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 6 किससे मिलकर बना है, 2 और 3 से। मतलब यहाँ पर ये जो संख्या है 2 से तो विभाजित होती है परंतु 5 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो 6 है ये 2 से विभाजित हो रही है परंतु 5 से विभाजित नहीं हो रही है। तो 5 से जब तक विभाजित नहीं होगी तो वो 10 से भी नहीं होगी, और जब 10 से नहीं होगी तो उसके इकाई में 0 भी नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि 6 की घात n लिखा जाए तो 2 गुणा 3 की घात n हो जाएगा। मतलब 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये n बार आएगा, चाहे 5 बार हो, चाहे 10 बार हो, चाहे 20 बार हो। तो यहाँ पर हम देखते जो पूरी संख्या जो आएगी वहाँ पर कहीं भी 5 नहीं होगा, कहीं भी 5 नहीं होगा। यदि एक भी 5 आ जाएगा तो इकाई के अंक में 0 हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 की घात n में 2 तो है परंतु 5 कहीं भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये 10 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, वो उसके इकाई में 0 भी कभी भी नहीं आएगा। तो ये इसका तर्क है, इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि ये समझ गए तो इसके बाद आपको लिखना भर है, यदि आप समझ गए तो लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए इसके तर्क को हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर मैंने सीधे लिख दिया है, इसको आप लिख लीजिएगा कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। मतलब यदि 6 की घात n 0 पर समाप्त हो रही है तो वो 10 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला तर्क है। अब इसके बाद दूसरी लाइन इसकी हो जाएगी, इसलिए अतः संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। यानी 10 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब 2 और 5 दोनों से विभाजित होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या है कि संख्या 2 और 5 से विभाजित होना जरूरी है, तो इसका मतलब ये है कि 6 की घात n जो संख्या होगी वो 2 और 5 से विभाजित होना इनका आवश्यक होगा। कि मतलब जो 6 की घात n है वो 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा। परंतु अब अगली लाइन हो जाएगी 6 बराबर 2 गुणा 3। 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 होते हैं, इसलिए जो 6 की घात n होगा वो 2 गुणा 3 की घात n होगा। और ये पूरी संख्या है 2 से विभाजित है परंतु 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये संख्या जो है 2 से विभाजित है परंतु 5 से विभाजित नहीं होगी। जो 5 से विभाजित नहीं होगी तो इसके इकाई में भी 10 नहीं आएगा, और 10 से विभाजित नहीं है इसीलिए इसके इकाई के अंक में 0 कभी भी नहीं आएगा। बस इतना हमको लिखना है। तब हम लास्ट में लिख सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये हमको इस प्रकार से लिखना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊंगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको यदि परीक्षा में आए तो आपको बन जाए। तो यहाँ पर मैं एक संख्या ले लेता हूँ जो उदाहरण में दिया है, 4 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो कंडीशन वही लिखना है कि ये जो 4 की घात n है ये क्या है, 4 मतलब होता है 2 गुणा 2, मतलब ये संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी और इसमें 5 नहीं है, तो इसका मतलब कि ये 5 से विभाजित नहीं हो रही है। जब 5 से विभाजित नहीं होगी तो ये क्या होगा, 10 से भी विभाजित नहीं होगी, और जब 10 से विभाजित नहीं होगी तो इसके इकाई में भी 0 नहीं आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है, बस ये 3 की जगह हटाकर 2 लिख देना है, और आपको ये लिखना है कि ये 2 से विभाजित होगी परंतु 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब एक और सवाल लेता हूँ। अब मान लो परीक्षा में ये पूछ दिया जाए कि 15 की घात n ये इकाई के इसमें 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, तो इसमें भी नहीं आएगा। 15 की घात 1 बराबर 15, 15 की घात 2 बराबर 225, तो इकाई में 5 5 आएगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो 15 जो है वो किससे बना है, 3 और 5 से। तो ये संख्या 5 से विभाजित है परंतु 2 से विभाजित नहीं है। जब तक 2 से विभाजित नहीं होगी तो इसके इकाई में 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी लिखे थे उसमें क्या लिखे थे, 2 से विभाजित है परंतु 5 से विभाजित नहीं है। तो इसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा, 5 से विभाजित है परंतु 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए इसके इकाई में 0 नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हमको 21 की घात n दे दिया जाए तो 21 किससे बनता है, 3 और 7 से। तब ये संख्या न तो 2 से विभाजित है और ना ही 5 से विभाजित है, तो मतलब ये पूरी संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। जब 10 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब इसके इकाई में 0 नहीं होगा। तो जो हमने यहाँ पर कथन लिखा था ठीक उसमें आपको बस ये लिखना है कि ये 2 और 5 दोनों से विभाजित नहीं है, इसीलिए इसके इकाई में 0 नहीं आएगा। तो इस प्रकार के ढेर सवाल बन सकते हैं, और उसको आपको जो लिखना है कथन में बस वही लिखना है जो हमने बताया, बस आपको थोड़ा थोड़ा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उम्मीद है इसका पूरा तथ्य है, इसका जो
जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। यदि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो इसके पूरे सवाल आपसे बन जाएंगे, चाहे वो किसी प्रकार के हो। अब अगला प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ये परीक्षा में आ सकता है। और ये तिमाही हो या छमाही हो चाहे वार्षिक हो, इनमें निश्चित रूप से आएगा, प्री बोर्ड में भी आता है क्योंकि अच्छे सवालों में से है। हमको ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। अब भाज्य संख्या का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो और साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। तो ये तो नेट है कि कोई भी संख्या हो तो ये 1 से विभाजित होगी और अपने से आपसे तो विभाजित होगी। अब हमको ये देखना ये दूसरी संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे सवाल में देखो, यहाँ पे धन का चिन्ह लगा है, मतलब ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया। तो इन दोनों पद में से हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में 13 है। तो ये हो जाएगा गुणा 11, 7 गुणा 11 धन 1। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 11 7 77 धन 1 78 हो गया। मैं सीधे यहाँ 78 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो भी है वो अपने आप से तो विभाजित है और 1 से तो है ही है, साथ ही साथ 13 से भी है और 78 से भी है। मतलब इसके और 2 गुणनखंड निकल सकते हैं। इसके अलावा 78 एक सम संख्या है तो ये 2 से भी विभाजित हो रही है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इस संख्या के कई गुणनखंड होंगे, कई फैक्टर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना। भाज्य, तो ये भाज्य संख्या क्यों होगी, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक इसी प्रकार इस सवाल में आप देखेंगे तो यहाँ 5 दिया है, यहाँ 5 दिया है, 5 को कॉमन निकाल लीजिए, सवाल हल हो जाएगा। तो इसको आप कर लीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर क्या आया है। अब अगला प्रश्न है कि सोनिया और रवि एक वृत्तीय मैदान में दौड़ रहे हैं। सोनिया उस मैदान का एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करती है और रवि 12 मिनट में पूरा करता है। तो आपको ये बताना है कि जब दोनों एक साथ एक ही बिंदु से चलने के बाद कितने मिनट के बाद आपस में पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। कि सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में चक्कर लगाती है। तो आपको इसको सीधे सीधे लघुत्तम निकाल लेना है और लघुत्तम निकालने के बाद जो आंसर आएगा उतने मिनट के बाद वो दोनों एक ही पॉइंट में मिलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो 2 चक्कर 24 मिनट में, 3 चक्कर 36 मिनट में, 4 चक्कर 48 मिनट में लगाएगा और 5 चक्कर 60 मिनट में लगाएगा। ठीक इसी प्रकार जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती, मतलब दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा चक्कर उसका 54 मिनट में और चौथा चक्कर 72 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी संख्या जो है वो सबसे पहले आई, 36 आया। तो मतलब 36 मिनट में दोनों एक जगह होंगे। रवि 3 चक्कर लगा लेगा और सोनिया केवल 2 चक्कर ही लगा पाएगी और 36 मिनट के बाद दोनों आपस में उसी पॉइंट में आकर मिल जाएंगे। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल रूप है। बाकी आपको इसमें क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो इसे आप निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे बताइएगा कि आपको ये जो पढ़ाने का तरीका वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा।